Chemistry of ethane. Ethane is the second member of alkane with molecular formula C2H6 occurrence. It occurs along with methane, natural gas and gases from oil wells. In sui gas it occurs about 1.05%. In very small quantity it is also present in coal gas. Now the geometrical shape of the ethane. Structure of ethane. Structure of ethane से मतलब होता है geometrical shape of ethane. तो ethane is composed of 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms C2H6 और हर carbon of ethane is sp3 hybridized containing 4 sp3 hybrid orbitals. These 4 sp3 hybrid orbitals are arranged in tetrahedral fashion. जैसे ये आप देख रहे हैं 4 sp3 है एक कार्बन के, 4 sp3 दूसरे कार्बन के हैं. अब ये का 2 कार्बन बॉन्डिंग जब करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक तो ये एक दूसरे को करीब आएंगे और उनके दरमियान में ओवरलैपिंग होगी. तो ये लीनियर ओवरलैपिंग से sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी जो 3 sp3 है वो हाइड्रोजन के साथ sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में आएगी. अब इसमें खास पॉइंट है कि कार्बन के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी है तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट है एंगस्ट्रॉम यूनिट. या अगर आप पिकोमीटर में करेंगे तो 154 और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर है. और इनके दरमियान में जो एंगल होंगी द एंगल्स बिटवीन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वो कितनी होगी 109.5 डिग्री की. इसलिए इनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी. अब उसके बाद हम ईथेन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे. 6 चैप्टर में हमने देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप के हवाले से ये जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको होमोलॉगस सीरीज में इस तरीके से अरेंज करते हैं. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड. अगर हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कीन बनेगा, अल्कीन की अल्काइन, फिर अल्काइन अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल में अल्कोहल को हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये ऑक्सीडेशन इस तरफ से लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे, ऑक्सीडेशन करते जाएंगे तो ये कंपाउंड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर वापस राइट टू लेफ्ट जाएं, रिडक्शन का प्रोसेस कराएंगे तो ये जो है वो अल्काइल हैलाइड अल्काइन में, अल्काइन अल्कीन में, अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो प्रिपरेशन करने के वक्त ये पैटर्न आप याद रखें कि अल्कीन में अल्केन बनाएंगे, अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड को कर सकते हैं, अल्कोहल से हम अल्केन बना सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो याद करने के लिए ये तरतीब आप याद कर लें. और आप देखें मैंने जो टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से लिखे हुए उसको छोड़कर इस तरतीब से मैंने लिखा है. मिसाल के तौर पर ये तो जनरल होगा. अब एक पर्टिकुलर मेंबर जैसे अल्केन का हम मेंबर पढ़ रहे हैं ईथेन, तो ईथेन ईथीन से कैसे बनेगा और ईथेन ईथाइन से कैसे बनाई जाएगी और ईथेन इथाइल क्लोराइड से कैसे बनेगा, इथेनॉल में से ईथेन कैसे बनेगा और इसी तरीके से एस्टल्डिहाइड में से ईथेन कैसे बनेगा और ये इसी तरीके से कीटोन में से कौन सा अल्केन का मेंबर बनेगा, कम से कम प्रोपेन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो ये जो वापस जाएंगे इस तरफ तो ये अमल कहलाता है रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो अब हम
इनकी प्रिपरेशन, ईथेन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और हमें मालूम है कि एक होमोलॉगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उनकी केमिकल रिएक्शंस एक जैसे होते हैं। तो अगर हम ईथेन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी तरीके से हम प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या उनकी केमिस्ट्री उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बुक्स हैं जिनमें जनरल मेंबर्स की केमिस्ट्री, जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर लिखते हैं। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो छोटी सी सिलेबस है, तो पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बताया गया है। लेकिन आप जनरल रिएक्शन भी ज़हन में ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी वो जनरल रिएक्शन भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथेन फ्राम अल्कीन एंड अल्काइन, ईथीन एंड इथाइन। फिनोमेना कहलाता है बाय रिडक्शन। तो ये रिडक्शन जो हम करेंगे वो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन करा के हम ईथेन बनाएंगे। इसका मतलब है कि ईथीन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्लाटिनियम, पैलेडियम, निकल हम यूज़ कर सकते हैं। प्लाटिनियम, पैलेडियम एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे मिलते हैं, इसलिए मोस्टली हम निकल ही यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर कितना 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा होमोलाइटिक फिशन होकर, और फिर ये दो हाइड्रोजन एक इधर आकर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इसके साथ बनाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ईथेन। इस मेथड को हम सेबेटियर सैंडेम्स रिएक्शन भी कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड में तब्दील करते हैं। इसलिए इसकी इंडस्ट्रियल एक एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की, कि जो वनस्पति घी हम बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से, वो भी इस मेथड से हम बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। तो वहाँ पर एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन की, तो वो किस में चला जाएगा, सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन है इस सेबेटियर सैंडेम्स रिएक्शन की। तो ईथीन में से आप ईथेन बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपीन लेकर हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। और ये हम रेनी निकल ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं। रेनी निकल क्या है, फिर हम ईथीन की केमिस्ट्री में हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, वहाँ चलकर बेस को हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया फ्राम अल्कीन। इसी तरीके से अगर आपके पास इथाइन है तो इथाइन की पहले हम हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो इथाइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर वो ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ईथीन में हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो ईथेन बन जाएगा। तो हम ईथीन और इथाइन दोनों अनसेचुरेटेड हैं, उनमें से स्टेप बाय स्टेप हम ईथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है फ्राम अल्काइल हेलाइड, अनसेचुरेटेड कंप्लीट हो गए, फिर हम ले रहे हैं जो है वो अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में से हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जो बना सकते हैं अल्केन के मेंबर। जैसे हमारे पास ये है इथाइल आयोडाइड बाय रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो उसके जो हाइड्रोजन के कंपाउंड से बनाई जाती है उसी वक्त जब उसकी हमें ज़रूरत होती है। और तो ये रिडक्शन हम अल्काइल हेलाइड की मुख्तलिफ रिड्यूसिंग एजेंट से करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेसेंट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिंक कॉपर कपल एंड इथेनॉल, और जिंक का कोई सॉल्यूशन ऑफ एसिड HCl HI से या किसी भी एसिड से रिएक्शन करा के हासिल कर सकते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी मिलकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हम बनाकर बना सकते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में
जो ये एक नेसेंट हाइड्रोजन ली गई है वो है जिंक कॉपर कपल इथेनॉल में मिलाते हैं तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये क्या बन जाता है जिंक इथोऑक्साइड एंड कॉपर। अब ये जाहिर है जब हम बनाएंगे तो इथाइल आयोडाइड लेकर जिंक कॉपर इथेनॉल के साथ मिक्स कर डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, वहाँ पर ये अंदर रिएक्शन होता है और वहाँ से जो हाइड्रोजन एटॉमिक सूरत में बनती है तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन एक आयोडीन के साथ मिलकर HI बना लेगा और यहाँ पर आयोडीन निकल जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इधर आकर ऐड होगा और ये बन जाएगा इथेन। तो इस अमल को हमने कहा रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये दूसरे तरीके से हम अल्काइल हेलाइड से अल्केन बना सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हमने अल्काइल हेलाइड लिया है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इनडायरेक्ट तरीके से अल्काइल हेलाइड जो की रिडक्शन कराएंगे। मिसाल के तौर पर एक तरीका ये है कि पहले हम अल्काइल हेलाइड को गिरनार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो गिरनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये साइंटिस्ट था गिरनार्ड, फर्स्ट टाइम इसने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल को दाखिल किया था और अब हम इनको कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ये कैसे बनाते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हेलाइड का मेंबर है। इट विल बी ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स, मैग्नीशियम के टुकड़े करके ड्राई ईथर में डालकर हम उनको बॉयल करते हैं। तो ये रिएक्शन होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इनको ब्रेक डाउन कर देता है और ये मैग्नीशियम इथाइल के साथ मिलता है और दूसरी तरफ से क्लोराइड। अब ये मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान में जो ये बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, ये पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। इसी तरीके से ये भी पोलर बॉन्ड होगा, क्लोराइड और मैग्नीशियम बना है। इसे समझ लें कि 50% आयनिक बॉन्ड है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में मोस्टली आयनिक बॉन्ड ही बनता है। तो पोलरिटी की वजह से ये गिरनार्ड रिएजेंट, जिसको कॉमन नाम कहते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, केमिकल नाम इसका लेंगे हम जनरली अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। अल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। मैग्नीशियम हमेशा सेम होगा। ये क्लोराइड हेलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोई भी हो सकता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्टिविटी इस पोलरिटी की वजह से है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन क्लोराइड के साथ अल्काइल हेलाइड में था ये पार्शली पॉजिटिव था क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा है और उसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब ये कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और उसकी नेचर जो होगी न्यूक्लियोफाइल या बेसिक हो जाएगा। अब ये बेसिक होने की वजह से एसिड से रिएक्शन करके और अल्केन बनाएगा। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट। तो गिरनार्ड रिएजेंट का हम कौन सा मेंबर लेंगे जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, जैसे इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो ये फार्मूला है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो ये कोई भी मेंबर हम ले सकते हैं इधर। तो ये लिखा हुआ है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इधर हम ब्रोमाइड करेंगे। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट लाइक बेस का काम कर रहा है। और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो एसिडिक है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा और मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान में ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो CH3 इधर से H आ गई तो बन गया CH3 CH2 और ये बॉन्ड जो टूटेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड अलग और ये वाटर का OH जो है वो नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम रखेंगे हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो
ये हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो जस्ट लाइक इट इज़ आल्सो रिडक्शन। अब वाटर के अलावा अब हम रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास पार्शली चार्ज हाइड्रोजन हो, जिसकी नेचर एसिडिक हो, वो उनके साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं। 8 चैप्टर में असां वटि गिरनार रिएजेंट मां अल्केन ठाहींदा आहियूं, जंहिंमें गिरनार रिएजेंट खे कंहिं कंहिं सां रिएक्शन कराईंदा आहियूं, वाटर सां, अल्कोहल, अमाइन, अल्काइल अमाइन ऐं एसिटाइलिन, यानी कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन सां जेका हाइड्रोजन बॉन्डेड हूंदी आहे, उनजी नेचर बि कहिड़ी हूंदी आहे, पार्शल पॉजिटिव हूंदो आहे, एसिडिक हूंदो आहे, त उहे सभु एच हिन सां अटैच थी हिन जेको कार्बन जे मथां नेगेटिव चार्ज आहे ऐं उहो उन सां वञी बॉन्ड ठाहींदो, अल्केन जो मेंबर ठही वेंदो ऐं बॉन्ड टूटी पवंदो आहे। तो इसी तरीके से गिरनार रिएजेंट को वाटर से रिएक्शन करा के, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से भी मिलाकर हम बना सकते हैं। और इसके अलावा ये जो अल्कोहल जैसे मैंने बताया, डाइल्यूट एसिड, अमोनिया, एसिटाइलिन, अल्काइल अमाइन, अल्काइल हैलाइड, ये सारे जो हैं वो गिरनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो है वो अल्केन बना सकते हैं। उसके बाद जो हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाएंगे वो कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं। कपलिंग रिएक्शन है, जैसे वोल्टेज रिएक्शन है, कोरे हाउस सिंथेसिस है, ये इनमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स, इवन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड को आपस में कंबाइन करके हम अल्केन का कोई बड़ा सा मेंबर बनाते हैं। इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। अब हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है वोल्टेज रिएक्शन, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब देखें इसमें क्या हम करते हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, इथेन इज फॉर्म्ड। इनकी कंडीशन क्या है कि ड्राई ईथर होनी चाहिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्टेज रिएक्शन और वोल्टेज सिंथेसिस। ये देखें एग्जांपल, दिस इज द मिथाइल आयोडाइड, ये 2 मॉलिक्यूल इवन नंबर हम लेते हैं और उनको हम किससे मिक्स करेंगे, सोडियम मेटल्स में डालेंगे और ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो होता क्या है कि ये सोडियम जो है वो आयोडीन को इधर से निकालेगा, 2 मिथाइल आयोडाइड में से ये 2 सोडियम आयोडाइड बन जाएंगे और ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाते हैं जो आपस में मिलकर ईथेन बनाते हैं। तो ये जो मेथड था ये वोल्टेज रिएक्शन है, इनको जनरली हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और दूसरे भी हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बीएससी लेवल पर वो भी पढ़ाए जाते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे कपलिंग रिएक्शन करते हैं। उसके बाद हम जो अल्केन के मेंबर बनाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से। कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन से। अल्डिहाइड और कीटोन की हम रिडक्शन करते हैं। ये 2 साइंटिस्ट थे, एक किल्विनसन और वुल्फ किश्नर, उनके नाम से 2 रिडक्शन है, किल्विनसन और वुल्फ किश्नर्स रिडक्शन। और जो इन द फार्मर रिएक्शन कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन एल्केन यूजिंग जिंक अमलगम। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट जो जिंक अमलगम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर और उससे हम कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। और जो वुल्फ किश्नर जो मेथड है उसमें हम हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके उसको हम अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें केमिस्ट्री किसकी पढ़नी है, ईथेन की, तो ईथेन हम एस्टल्डिहाइड से बनाते हैं। ये एस्टल्डिहाइड की फार्मूला है। अब हम इसमें क्या मिक्स करेंगे, ये हाइड्राजीन जो होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, इसको हीट करेंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, जो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ होंगे, वाटर को रिमूव करेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होकर ईथेन और वाटर बन जाता है। उसके बाद है कार्बो ऑक्सिलिक
एसिड से हम अल्केन कैसे बनाएंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक, ये हमें मालूम है ये होते हैं। अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के साल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट है, सोडियम प्रोपियोनेट है, सोडियम ब्यूटायरेट है। तो अब उस साल्ट को जैसे इधर इथेन बनाने के लिए कम से कम जो मेंबर जिसमें 3 कार्बन होने चाहिए, जैसे सोडियम प्रोपियोनेट, ये साल्ट कहलाता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का या फैटी एसिड का। अब हम इस सोडियम प्रोपियोनेट को रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम से। यू नो सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। मीथेन के प्रिपरेशन के दौरान हमने लिया था सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ हमने इसको हीट किया था। ये टेम्परेचर की हीट की निशानी है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। एक्चुअली कैसे दिखाते हैं, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बो ऑक्साइल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जज़ब हो जाती है, उसमें उसके साथ जाकर रिएक्ट करती है। तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट जो साल्ट स्रोत में अलग हो जाएगा और ये CH3 CH और H मिलकर क्या बनाते हैं, ईथेन हम इसे बनाते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में कौन रिमूव हुआ है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप रिमूव हुआ है, इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते थे, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हमने ईथेन बना ली है। मीथेन बनाई थी मैंने दरमियान में से। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने इथेनॉल, अल्कोहल और ईथर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप इथेनॉल और ईथर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पर हम इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करके ईथीन बनाते हैं। जब ईथीन बन जाएगी तो फिर हम ईथीन में से रिडक्शन करके ईथेन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे पढ़ेंगे कि ईथर को जब हम HI से अमल कराते हैं तो इथाइल आयोडाइड बन जाती है और इथाइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड का मेंबर है, तो हम उसको फिर रिडक्शन करके उससे हम ईथेन बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की बात की, ये कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं, जिससे आपने रिडक्शन की मुख्तलिफ कंडीशन में, जैसे अगर आप सोडियम अमलगम और कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ HCl यूज़ करेंगे तो कीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है अल्केन के मेंबर में। और अगर उसको हमने कहा था जो रिएक्शन का हमने नाम रखा था केल्विनसन रिएक्शन। और अगर हम अल्डिहाइड को रिएक्शन कराएंगे, ये हाइड्राजीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करेंगे तो ये अल्डिहाइड का मेंबर, जैसे ये एस्टल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ईथेन में। इसका मैकेनिज्म है हम जो हम BSc में पढ़ाते हैं, इधर हमारी लेवल नहीं है इसको मैकेनिज्म पढ़ने के लिए। ये सिर्फ हमने बैलेंस इक्वेशन ली है कि इनमें से हमें 4 हाइड्रोजन एटम की सूरत में मिलेंगे। आप इनको ऐसे समझ लें कि 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे तो कुल हो जाएंगे CH3। तो ये ईथेन हमने अल्डिहाइड जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे हमने रिडक्शन करके बना लिया। इसी तरीके से अल्डिहाइड कीटोन के बाद क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अल्केन या ईथेन कैसे बनाया, तो पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस से अमल करा के साल्ट बनाएंगे और फिर साल्ट को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, किससे हीट करेंगे, सोडा लाइम से हीट करेंगे। और सोडा लाइम जो है वो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के वो इसमें निकलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाती है सोडियम कार्बोनेट और हमें क्या मिलती है, ईथेन
मिल जाती है। तो ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से भी हमने प्रिपेयर कर लिया। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से हम एक दूसरे तरीके से अल्केन के मेंबर बनाते हैं। वो क्या होता है कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का वही साल्ट, जैसे ये हमने उठाया है सोडियम प्रोपियोनेट, इसी तरीके से सोडियम एसीटेट हम लेंगे या पोटेशियम एसीटेट लेंगे, यानी कि व्हेन अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम उनके साल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाते हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हमारे टेक्स्ट बुक में तो ये मेथड नहीं है, पंजाब के टेक्स्ट बुक में ये मेथड मौजूद है। अब क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, ये इधर CH3 लिखेंगे, तो ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज होकर आपको देंगे एसीटेट और सोडियम। अब एसीटेट जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं, तो ये एसीटेट एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनायन एनोड की तरफ जाते हैं और केटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। एक्चुअली इसमें वाटर में जो H आयन होता है वो कैथोड की तरफ जाकर वो रिड्यूस होता है और वो हाइड्रोजन गैस बनती है, और OH और सोडियम मिलकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो एसीटेट है वो एनोड की तरफ जाकर वो ऑक्सीडाइज होगा। एसीटेट में ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हमें फ्री रेडिकल मिलेगा। अब वो फ्री रेडिकल अपने में से क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमें मिथाइल ग्रुप मिलेगा। तो 2 सोडियम एसीटेट से 2 मिथाइल ग्रुप जो मिलेंगे ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ईथेन बना लेंगे। ये इस मेथड से भी हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। तो ये भी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है जिससे हमने अल्केन यानी कि ईथेन मेंबर बना लिया है अल्केन का, और इस मेथड का नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था। तो ये प्रिपरेशन हमने कंप्लीट की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ईथेन इज अ कलरलेस गैस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -89 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है। और इट इज़ पार्शली या स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्यूबल इन इथेनॉल, क्योंकि ईथेन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इसलिए वाटर में बहुत कम जो है वो सॉल्यूबल होता है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथेन। ईथेन के केमिकल रिएक्शंस वही हैं जो हमने मीथेन के पढ़े थे, और हमें मालूम है कि अल्केन के सारे मेंबर जो है वो अनरिएक्टिव है क्योंकि वो सेचुरेटेड है और नॉन पोलर है। फिर भी हमने कुछ रिएक्शन मीथेन के पढ़े थे, ईथेन के वही रिएक्शन होंगे। जैसे ये हमारे पास है कंबशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। कंबशन ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जब ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंबशन का अमल कहलाता है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ईथेन रिलीजेज 1559.7 किलो जूल पर मोल और 51.9 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम पर जो एनर्जी इतनी निकलेगी और मोल पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और इसको हम हीट ऑफ कंबशन और भी कहते हैं। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। रिएक्शन में कंप्लीट कंबशन ऑफ ईथेन रिलीजेज 1559.7 किलो जूल पर मोल और 51.9 किलो जूल पर ग्राम जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। और अगर हम इस हीट को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 45.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ये हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है। अब उसके बाद है इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि इट बर्न्स इन एयर विथ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। जैसे मीथेन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम से जलती थी, तो ये भी नॉन ल्यूमिनस
फ्लेम सही जलेगी। और आपने देखा कि ईथेन की कंबशन से ज़्यादा जो है वो हीट रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द मीथेन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन रिएक्शन आपको मालूम है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ही हम पढ़ते हैं, और हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन ये हम पढ़ते हैं। और हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। आयोडीन तो हम रिएक्शन कम ही दिखाते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको हम खारजी जैसे कर लेते हैं। और फ्लोरीन इतनी फास्ट रिएक्टिव होती है कि वो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसलिए फ्लोरीन के हम रिएक्शन कम ही करते हैं। ज़्यादातर हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं। और ये भी चेन रिएक्शन है। तो ethane treats with halogen in presence of light to form substitute product like मीथेन। लाइट में अल्ट्रावायलेट हो या सनलाइट हो या हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हम कराते हैं। ये डार्क में रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन पे कहते हैं। अब मीथेन के साथ भी कराया था, अब ईथेन के साथ करेंगे। मीथेन में हमें अल्काइल हैलाइड की मिक्सचर मिली थी, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो जो ईथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो जाहिर है इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो मीथेन के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इसके अलावा ईथेन की जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें आइसोमर्स भी मिलते हैं। और वो क्या, उसका रीज़न क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन 6 जो रिप्लेस होते हैं एज कम्पेयर टू द मीथेन। मिसाल के तौर पर आप ये रिएक्शन देखें, दिस इज द ईथेन क्लोरीन। अब ये हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, पहली प्रोडक्ट मिलेगी इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर कोई मसला नहीं है कि कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो प्रोडक्ट बनेगी इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। लेकिन जब इस इथाइल क्लोराइड की दूसरी मर्तबा सब्स्टिट्यूशन होगी, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो अब 2 आइसोमर बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट बनेगी 1,1 डाइक्लोरो ईथेन, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट बनेगी 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, जिसे हम विसिनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि मीथेन के मुकाबले में इनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, और इनका मैकेनिज्म भी सेम है जो हमने मीथेन में देखा था। 3 स्टेप्स हैं, आपको याद होगा। पहली जो थी चेन इनिटिएशन स्टेप थी, जिसमें क्लोरीन के दरमियान में होमोलाइटिकली सनलाइट से एनर्जी लेकर बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, क्लोराइड रेडिकल बनते हैं। और जो सेकंड स्टेप थी जिसका नाम था चेन प्रोपेगेशन, और चेन प्रोपेगेशन में जो रेडिकल था क्लोरीन रेडिकल, फ्री रेडिकल वो होता है जिस पर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो फ्री रेडिकल ईथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके और बना लेगा HCl और इथाइल रेडिकल। अब वो इथाइल रेडिकल बदले में दूसरे फ्रेश क्लोरीन से क्लोरीन लेकर क्या बना लेता है, इथाइल क्लोराइड और फ्री रेडिकल। फिर ये स्टेप फिर दूसरी की तरह इसी तरीके से ये रिपीट होते जाएंगे, तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कार्बन जो मिसाल के तौर पर 6 हाइड्रोजन है, ऑल आर सब्स्टिट्यूटेड। और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करें तो होगी C2Cl6 हेक्साक्लोरो ईथेन जाकर बनेगा। तो ये था क्लोरीनेशन, जिसका हमने इधर मैकेनिज्म नहीं दिखाया है। उसके बाद में है यूजेस ऑफ ईथेन। वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं है यूजेस। द चीफ यूज ऑफ ईथेन इज द
used in the chemical industry in the production of ethylene by steam cracking. तो क्रैकिंग का मेथड मैंने पढ़ा था। अगर हम ईथेन की क्रैकिंग कराएं तो उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, ईथीन। अब ईथीन जो है वो इंडस्ट्रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जिससे हम पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनाते हैं। और तो ईथेन से जो हमने ईथीन बनाकर उसका इंडस्ट्रियल यूज हम कर सकते हैं। सो ये यूज हुआ। अब केमिस्ट्री ऑफ ईथेन हमने कंप्लीट की। एक शागिर्द सरफराज लाखो ॿ क्वेश्चन पुछिया आहिनि जेके हेलोजिनेशन जे सिलसिले में आहिनि। हाणे उहे क्वेश्चन्स असांजे कोर्स में त खां वधीक आहिनि। बहरहाल क्वेश्चन पुछिया आहिनि, मां उन्हनि जा तव्हांखे जवाब ॾियां थो ऐं उनजे जे बारे में वधीक डिटेल में ॿुधाईंदुमि। क्वेश्चन पहिरियों पुछियो अथई, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस इज द प्रोपेन एंड दिस इज द ब्रोमीन in the presence of sunlight, Br2. He product है वनी। This is a normal propyl bromide, this is a hexane isopropyl bromide, ethyl bromide and vinyl bromide। त हिन मां कहिड़ी प्रोडक्ट ठहंदी। ऐं ॿियो क्वेश्चन आहे, the reaction of isobutane with an unknown halogen is catalyzed by light। The 2 major products obtained are this is the tertiary butyl halide and this is the isobutyl halide। What is the unknown halogen? You know halogen is denoted by X, either it is a chlorine, bromine, iodine, fluorine or astatine। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें अल्केन की हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने जो हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन मीथेन और ईथेन की। मीथेन में एक ही कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन है और चारों के 4 हाइड्रोजन प्राइमरी है। किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक ही मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगी, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड, माना मोनो सब्स्टिट्यूशन करने पर। इसी तरीके से ईथेन है, जब हम ईथेन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ईथेन में भी 2 कार्बन है और दोनों कार्बन आपको पता है कि वो प्राइमरी कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन उन पर क्या होते हैं, प्राइमरी है। किसी को भी जो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड या इथाइल आयोडाइड एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास वो अल्केन का मेंबर हो जिसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ द कार्बन हो, मिसाल के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो उनके वहाँ पर हाइड्रोजन भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन होंगे। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाएं, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या टर्शरी को करें, तो जाहिर है उस सूरत हाल में हमें मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेगी या वेराइटी ऑफ दी प्रोडक्ट मिलेगी। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है ये प्रोपेन है, प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं हम उनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं हम उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। और ये भी प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो जब हम इसकी क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में रूम टेम्परेचर पर, तो हमें 2 प्रोडक्ट, 2 आइसोमर्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, और अगर ये दरमियान वाला जो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लोरीन से, तो हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिलेगी। तो ये 2 आइसोमर्स मिलेंगे। न सिर्फ ये 2 आइसोमर्स मिलेंगे,
इनकी अमाउंट भी कम और ज़्यादा होगी, डिफरेंट अमाउंट होगी। जैसे इधर हमने लिखा है 45% है, ये 55%, माना हम कहेंगे ये नॉर्मल प्रोफाइल जो है वो माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से प्रोपेन है और ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है, ये दोनों सेकेंडरी कार्बन है। तो 4 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर प्राइमरी हाइड्रोजन से हटाएंगे तो हमें नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा, और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लोरीन से तो हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा। तो ये 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट है और इनमें ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। इसी तरीके से ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन में भी 2 किस्म के कार्बन है, जैसे ये प्राइमरी और ये टर्शरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन जो है वो कुल कितने 9। प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो हमें मिलेगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कितनी परसेंटेज, 64% है। और अगर टर्शरी कार्बन की हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं क्लोरीन से तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटेन के 2 आइसोमर प्रोडक्ट पॉसिबल है और उनकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल पेंटेन लेंगे तो उसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। आइसोपेंटेन के जो 4 आइसोमर अल्काइल हैलाइड की सूरत में मुख्तलिफ मिलते हैं। तो ये क्यों होता है, तो आपने देखा न सिर्फ हाउएवर डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट अमाउंट। अब इसका रीज़न क्या है, because the different type of hydrogen atom have different reactivity for substitution। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती हैं मेजर और माइनर, कोई ज़्यादा कोई कम, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्शरी का, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन का डिफरेंट है। और ये एग्जाम्पल से साबित हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी हाइड्रोजन। और अब उसका फिर रीज़न क्या है, ये रीज़न हो सकता है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, वो कम होती है सेकेंडरी से। और सेकेंडरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा उसकी कम है किससे, प्राइमरी से। और इसी तरीके से प्राइमरी हाइड्रोजन इथाइल का या नॉर्मल प्रोपाइल का की जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है या डिसोसिएशन एनर्जी है, मीथेन के साथ जो हाइड्रोजन है उससे और कम है। जैसे ये लिस्ट हमने दिखाई है, ये टर्शरी जो सारी ये आइसोब्यूटेन है, उसमें ये कार्बन टर्शरी है क्योंकि 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये, उसके साथ हमने ये हाइड्रोजन दिखाया है। उसकी एनर्जी कितनी है, 381 किलो जूल पर मोल इसको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए आइसोब्यूटेन में। और ये जो हमारे पास है प्रोपेन, इस प्रोपेन में जो सेकेंडरी कार्बन के साथ है उसकी बॉन्ड एनर्जी उससे टर्शरी से थोड़ी ज़्यादा है। फिर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये नॉर्मल प्रोपाइल में भी ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये इथेन के साथ हाइड्रोजन ये प्राइमरी है। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 410 किलो जूल पर मोल चाहिए, और मीथेन को 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। रिएक्टिविटी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास रेडिकल बनता है उस पर डिपेंड करता है, उस रेडिकल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है
कि ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो मिलती है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है, ये जो हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलते हैं इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कोलियन फ्रीक्वेंसी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर है। तो क्वेश्चन ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ओरिएंटेशन आपको पता है, टू टेक द पोजीशन इन द अल्केन, किस कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा, तो ये उनकी ओरिएंटेशन होगा प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर या टर्शरी पर आकर वो हेलोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये उनकी ओरिएंटेशन कहलाती है। ये कोलियन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और ये एनर्जी फैक्टर जो मैंने आपको पहले ही बताई कि ये डिसोसिएशन एनर्जी है, इन पर डिपेंड करता है। तो ये जो खास पॉइंट है कि स्टेबिलिटी पर, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल रिजल्टिंग आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और उनकी ये परसेंटेज रेशो दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें 6 जो है वो प्राइमरी कार्बन है और 4 जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन है। जब हम इसको क्लोरीन के साथ सनलाइट HNO में रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड 28% बनता है, और जो सेकेंडरी है वो 72% बनता है। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है यानी कि हाइड्रोजन का जो तादाद है वो प्राइमरी का वो सेकेंडरी से ज़्यादा है। तो चांसेस किसके ज़्यादा होने चाहिए थे रिमूव होने के, प्राइमरी हाइड्रोजन के, तो ये 60% होना चाहिए था और ये 40% सेकेंडरी का। लेकिन जो प्रैक्टिकली मिला है वो प्राइमरी 28% और ये 72% है। तो उसका रीज़न फिर ये दिया जाता है कि जो सेकेंडरी प्रोफाइल बनता है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोफाइल। क्यों? कि जब ये सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, यानी कि इस कार्बन से अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, माना रेडिकल बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ये इसको स्टेबल करने के लिए ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन या कार्बन के हवाले से ये इनको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। ये हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रूव कर ये इसका रीज़न देते हैं, या इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मिसाल हम मोस्टली देते हैं कि जो डिफिसिट इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल जैसे हम अल्काइल हैलाइड में टर्शरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और प्राइमरी कार्बोनियम आयन की बात करते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उस कार्बन प्लस को वो डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं तो स्टेबल हो जाता है। सेकेंडरी में जो फिर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन के साथ, प्राइमरी में 1 होता है, मिथाइल में बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है, तो सेकेंडरी मोर जो स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो इसका अब ऑर्डर ये होगा कि टर्शरी जो रेडिकल बनाया जाएगा वो मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हेलोजन किस कार्बन पर आएगी, तो बड़े 2 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर है कि ये हाइड्रोजन का तादाद जो है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, या स्टेबिलिटी ऑफ दी अल्काइल रेडिकल की ज़्यादा है। ये 2 नाम हम देते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो उसको हम कहेंगे सिलेक्टिविटी, और
जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कौन सा जो ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, माना सिलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, किस साइट से किस पोजीशन से हटाएंगे, टर्शरी से जो हटाया जाएगा वो मोर स्टेबल होगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा, प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी हेलोजन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की। तो ये सारे फैक्टर हम ज़हन में रखकर फिर हम परसेंटेज रेशो निकालते हैं इन दोनों आइसोमेरिक प्रोडक्ट का कि कौन सा आइसोमेरिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, उसी हवाले से हम आइसोमर बनाते हैं। जैसे इधर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल में 28 आया है, ये 72 आया है। फिर ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में ये टर्शरी कार्बन, टर्शरी हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये प्राइमरी कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, इनका 9 तादाद है और टर्शरी का 1 है। तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जो प्राइमरी से हटा है वो 64% बना है, और जो टर्शरी हाइड्रोजन जो मोर स्टेबल था वो 36% आया है। इसी तरीके से ये जो हम बात करेंगे तो ये दो फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे कि ये जो रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन टूवर्ड क्लोरीनेशन, ये एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ है कि ये जो टर्शरी का रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी से 5 टाइम्स ज़्यादा है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो प्राइमरी से 3.8 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये रिलेटिव रिएक्टिविटी आर्डर ये हमें याद करना पड़ेगा कि टर्शरी का 5 टाइम्स है और सेकेंडरी का 3.8 और प्राइमरी का 1.0 है। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ द टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन का है। हम टर्शरी के बजाय 3 डिग्री लिखेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन को 2 डिग्री से ज़ाहिर करेंगे और प्राइमरी को हम 1 डिग्री से ज़ाहिर करेंगे। और ये इनका, ये समझ लें कि ये इनका जो रेशो है प्राइमरी के मुकाबले में। तो अब उसके अलावा मैंने बताया कि ये उसके अलावा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करेगा। तो अब ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी आर्डर है सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का 5, 3.8 क्लोरीन के सूरत में, इनकी मदद से हम परसेंटेज निकाल कर बता सकते हैं कि कौन सी मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और कौन सी माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगी। ऊपर हम क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन का मैकेनिज्म दिखाते हैं। पहली स्टेप क्या है, आपको पता है कि चेन इनिशिएशन है। ये सनलाइट की मौजूदगी में होमोलाइटिकली इक्वली क्लोरीन क्लोरीन के दरम्यान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और आपको क्या मिलेगा, 2 फ्री क्लोरीन रेडिकल मिलेंगे। ये डॉट है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। अभी हमारे पास है प्रोपेन है, अब प्रोपेन के साथ हम ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैकेनिज्म के मुताबिक ये प्राइमरी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्राइमरी कार्बन से ये तो प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन वो रिमूव होगा, तो आपको नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल मिलेगा। फिर ये नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल किससे अमल करेगा, क्लोरीन से अमल करेगा। ये प्रोपेगेशन स्टेप शुरू हो गई और मिलेगा हमें नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और ये भी चांस था कि ये जो क्लोरीन है रेडिकल, फ्री रेडिकल है, वो किस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, वो एब्स्ट्रेट करेगा या रिमूव करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन से जो रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बन जो फ्री रेडिकल बन गया। और ज़ाहिर है इसकी जब सब्स्टिट्यूशन अब होगी तो ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर से क्लोरीन आकर लगेगा और ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब
हम इसकी जो है वो प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे और उसकी मदद से हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो देखें नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन वो कितने, तो प्राइमरी हाइड्रोजन है 6, तो ये नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन लिखा हमने 6, और इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है प्राइमरी का, वो प्राइमरी का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद करेंगे वो कितना है 1, तो इसको हमने कहा 6 × 1, ये हो गया 6 प्रोपोर्शन में। और फिर बात करें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो हमने बनाया, उसमें हमने हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव की है, सेकेंडरी कार्बन से। तो इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2, और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कितना है सेकेंडरी का 3.8 है। तो हमने इसका रेशो निकाला 2 × 3.8 कितना हुआ 7.6। अब हमें परसेंटेज रेशो निकालना है कि ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड की आइसोमर का कितना परसेंटेज मिलेगा। तो परसेंट निकालने का क्या तरीका है कि ये जो हमने कहा निकाला प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइमरी कार्बन 6 अपॉन द टोटल रेशो कितना है 6 + 7.6, 7.6 इनको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 13.6, 6 अपॉन 13.6 × 100, तो जवाब आएगा तकरीबन 44.1। और इसी तरीके से जब हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में का रेट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल का तादाद देखें कितना था 3.8, तो ये रेशो सेकेंडरी का कितना है 7.6 अपॉन वही टोटल × 100 तो 55। तो सेकेंडरी प्रोपाइल जो आता है यहाँ आइसोप्रोपाइल वो मेजर प्रोडक्ट हो गई और ये माइनर प्रोडक्ट हो गई। राउंड अबाउट कितना लेते हैं 55 और 45 कर लेते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा, लेकिन ये भी 45 इतना भी कम नहीं है, तकरीबन बराबर है। तो दोनों बनते हैं क्योंकि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन से थोड़ी कम है। तो दोनों फैक्टर काम करेंगे कि हेलोजन की रिएक्टिविटी और उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। तो स्टेबिलिटी जो सेकेंडरी की ज़्यादा है इस वजह से इसकी परसेंटेज 55.8 आई है। लेकिन अगर फ्लोरीन होता क्लोरीन की जगह पर तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो वो इस साइट को इस पोजीशन को देखने का इंतज़ार नहीं करेगा। उसको वो मिसाल फ्लोरीन अगर इस हाइड्रोजन पर अटैक करे तो इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको सराउंड करके रखते हैं, इस पर फ्लोरीन का इस हाइड्रोजन पर रिएक्शन देर करेगा तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन पर जल्दी में अटैक कर लेगा। तो याद करें कि अगर ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड फ्लोरीन से पूछता तो हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड मेजर प्रोडक्ट बनेगी और ये माइनर बनेगी। लेकिन और ब्रोमीन में और आयोडीन में क्योंकि वो कम रिएक्टिव है ब्रोमीन और आयोडीन, तो वो जो स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी जैसे सेकेंडरी और टर्शरी, तो वो सेकेंडरी और टर्शरी वाली प्रोडक्ट देंगे। तो अगर इधर ब्रोमीन होता तो हम ब्रोमीन कहते हैं कि वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ही बनाएगा। असल मसला है क्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो जो लेस हिंड्रेड हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन में है वो स्टेबिलिटी यानी कि सिलेक्टिविटी देखता है कि कौन सा कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाए जो ज़्यादा स्टेबल होता है इस बेसिस पर। तो हम ज़्यादा पर क्लोरीन को ही डिस्कस करते हैं। तो क्लोरीन का मैंने ये परसेंटेज रेशो आइसोमर प्रोडक्ट का दिखाया। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो 45 है और जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है वो 55 है इसी रेशो से। इसी तरीके से ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है, क्लोरीन के साथ 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड
और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो अगेन इसका अब हम जो आइसोमेरिक रेशो निकालते हैं, जैसे ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में जो प्राइमरी हाइड्रोजन का तादाद कितना है, प्राइमरी हाइड्रोजन है हमारे पास 6 और उसका रिएक्टिविटी आर्डर क्या है, प्राइमरी का 1, तो ये रेशो कितना हुआ या प्रोपोर्शन कितना हुआ 6। और इसी तरीके से फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन निकाले तो उसका नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, दीज आर द 4, 2 और 2 ये 4, और उसका आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कितना है सेकेंडरी का 3.8 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका रेशो कितना हो गया 15.2। अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड आइसोमर का कितना परसेंटेज बन रहा है, तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है, इसका प्रोपोर्शन अपॉन टोटल इनटू 100, तो ये आया 28। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हमने रेशो निकाला तो ये कितना था 15.2 अपॉन टोटल इनटू 100, तो कितना आया 72 आया। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी पर जो है वो अटैच होना चाहता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो प्राइमरी से ज़्यादा है। इसी तरीके से आइसोब्यूटेन में बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ पर दो किस्म के हाइड्रोजन है, प्राइमरी और ये टर्शरी। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगी या ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगी, आप इसका रेशो निकाल सकते हैं। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 9 और उसका रिएक्टिविटी आर्डर कितना है 1, तो टोटल हुआ ये 9। और टर्शरी ब्यूटाइल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन 1 और उसका जो रिएक्टिविटी आर्डर कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो प्राइमरी हाइड्रोजन 9 अपॉन टोटल इंटू 100 कितना आया 64, और जो टर्शरी था वो 5 अपॉन टोटल इंटू 100 36% इसका आया। तो टर्शरी 36 है और ये प्राइमरी जो है 64, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगी, मेजर प्रोडक्ट जो होगी हमारे पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की होगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर या नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके मुकाबले में, जो सिलेक्टिविटी है, यानी कि कौन सा कार्बन जो मोर स्टेबल है या कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी फैक्टर outweighs the difference in the relative reactivity of primary and tertiary hydrogen। अब हम बात करेंगे ब्रोमीन। अब हम बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी इन ब्रोमिनेशन। Bromination of alkane is similar to chlorination, but since bromine is less reactive than chlorine, it is more selective in the site of attack and mainly attack tertiary हाइड्रोजन एटम। वो जो रेडिकल होगा वो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि टर्शरी जो रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। द रेशो ऑफ द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम टुवर्ड ब्रोमिनेशन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस वन। अब टर्शरी कार्बन, टर्शरी हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो 1600 है और सेकेंडरी का कितना है 82 और प्राइमरी का 1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीनेशन जो के मुकाबले में ये जो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टू द ब्रोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, greater different in bromination. The relative reactivity difference are much greater than any probability difference। तो जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये जो हमने कैलकुलेशन की थी क्लोरीन की सूरत में, उसके करने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदाज़ा कर लेते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल है यानी कि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, तो हम ब्रोमिनेशन उसी हाइड्रोजन को हटाकर करेंगे जो मोर स्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेशन करें तब आपको देखेंगे वही आएगा। जैसे ये प्रोपेन है,
अब ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। ब्रोमिनेशन हमने कराई सनलाइट की मौजूदगी में। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कितना परसेंटेज जा रहा है, 3% और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो सेकेंडरी पर है 97 है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, इससे मुकाबला नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, टर्शरी पर ये जाकर अटेन होगा। और इसी तरीके से ये नॉर्मल ब्यूटेन की हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल में 2% और ये 98% आ रहा है। और इसी तरीके से ये हम आइसोब्यूटेन हमने ली, प्राइमरी और ये टर्शरी कार्बन है। अब ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड 1% आ रहा है और ब्रोमीन क्या 99% आ रहा है। तो हमने देखा कि ये जो प्रोपेन की और ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की जो प्रोडक्ट आ रही है वो डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन which is to be removed, which is to be abstracted. One of the product of the bromine show that bromine atom is more selective in the site of अटैक, माना मोर सिलेक्टिव है, मतलब है कि ब्रोमीन की कोशिश होगी कि उस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा आए जो मोर स्टेबल होता है। वैसे हम इसका प्रॉब्लम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने आइसोब्यूटेन में ब्रोमिनेशन की है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखें आइसोब्यूटाइल में नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन का और रिएक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, ये 9 है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1, टोटल हो गया ये प्रोपोर्शन 9। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो 1 है और उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कितनी है 1600 है। तो ये हो गया 1600। तो टोटल कितना होगा ये हमारे पास, मिसाल ये हमने टोटल ये जो टर्शरी ब्यूटाइल में ये 1600 है, ये टोटल क्या इंटू 100 तो कितना ग्रेटर देन 99% आ रहा है। तो जाहिर है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं होगा। तो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, टर्शरी ब्यूटाइल की। इसी तरीके से आयोडीन की और रिएक्टिविटी कम है तो आयोडीन भी हमें टर्शरी देगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन में जो सिलेक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। और फ्लोरीन का जो रिएक्टिविटी होती है वो हाई होती है, तो वो जो उसको कम जिस पर हिंड्रेंस होगी, जो लेस सराउंडेड होगा, जैसे यहाँ जिसका प्रॉबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो उस पर वो अटैक कर लेगा। तो ये हम बजाय सबकी कैलकुलेशन करने के लिए ये ट्रिक टू फाइंड द पोजीशन ऑफ हेलोजन इन अल्केन और द साइट ऑफ अटैक, जो क्या कहते हैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन पर क्या होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का है। ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिविटी ऑफ अल्काइल रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी टर्शरी की और सेकेंडरी ज़्यादा होगा प्राइमरी। और जो रिएक्टिविटी होगी जैसे फ्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव है तो उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी कि वो नहीं इंतज़ार करेगा कि टर्शरी पर या सेकेंडरी पर अटैच होना है, क्योंकि प्राइमरी बाहर होगा, वो इजीली उसके अप्रोच पे होगा तो वो डायरेक्ट उस पर रिएक्ट करके मोस्टली वो प्राइमरी बना लेगा। इसलिए वहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन लेस रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा सिलेक्टिविटी दिखाते हैं, यानी कि वो स्टेबिलिटी पर ज़्यादा जोर देते हैं कि स्टेबल बनाएं। और बाकी रहेगी क्लोरीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा है। तो उस सूरत में हम ये जो परसेंटेज रेशो निकालते हैं वो निकाल कर हम बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये इन केस ऑफ अल्केन जैसे नॉर्मल प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन की सूरत में मुख्तलिफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो किसको रिप्लेस करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये सारी डिस्कस करने के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि
इधर क्वेश्चन था कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास प्रोपेन है, अब इसकी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। तो सिलेक्टिविटी ज़्यादा मतलब है कि यहाँ पर जो स्टेबल जो होगा वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, वो सेकेंडरी होगा। तो ये सेकेंडरी को एक रिमूव करके उसकी जगह पर आकर अटैच होगा दूसरा, तो ये बनेगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा है, प्राइमरी है, ये तो नहीं बनेगा। और ये तो 2 कार्बन है, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी, बाकी जवाब होगा सी, तो इसका जवाब आएगा सी। इसी तरीके से अब आप देखें कि क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं विथ एन अननोन हेलोजन इज कैटेलाइज्ड बाय लाइट। द 2 मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उसने दिखाई है, और हेलोजन पूछ रहा है कि हेलोजन कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि अगर फ्लोरीन होगा तो जो ज़्यादा कार्बन होंगे, प्राइमरी कार्बन कितने होंगे, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन इधर 9 होते हैं, तो वहाँ पर बनेगा, तो वो बनाता आइसो। और अगर ब्रोमीन आयोडीन होता तो वो टर्शरी पर लगता, एक ही प्रोडक्ट बनाता। लेकिन जो क्लोरीन है वो मिक्सर बनाएगा, माना ये जो हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा। तो कौन सा हो सकता है, क्लोरीन, क्योंकि ये दरमियान में है। बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हम अंदाज़ा कर लेते हैं, बाकी इनकी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन थे, ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताई हैं, इनके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।